मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें हिंदी साहित्य सागर के कविता पाठ के मेघ आए नामक पाठ, जिसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी हैं, के पाठ के एक्सरसाइज को कराने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने इस पाठ के एक्सरसाइज को कराया है, जो अवतरणों पर आधारित प्रश्न और उत्तर हैं। पार्ट 1 में कराए हैं। आज पार्ट 2 मैं इस एक पाठ का कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। और जो बच्चे इस पाठ के एक्सरसाइज पार्ट 1 को नहीं देख पाए होंगे, नहीं सुन सके होंगे, वे बच्चे इसे फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान देना। यहाँ पे क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो ध्यान देना, यहाँ पे अब ये जो चारों पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों पे आधारित अब मैं तुम्हें कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज डिस्कशन, और इसी तरह से प्रश्न तुम्हारे, चाहे वह होम एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसी तरह से प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के तुम्हें सटीक उत्तर देने होंगे। उत्तर आगे पीछे हो सकता है, और इन प्रश्नों के उत्तरों में, जैसा कि मैंने बताया है, 2 छोटा रहेगा, 2 बड़ा रहेगा। तो 2 प्रश्न 2 नंबर के, 2 प्रश्न 3 नंबर के। तो इस तरह से 4 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर के रहेंगे। अब मैं तुमको पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो और नोट करो। क्षितिज कैसा लग रहा है? क्षितिज कैसा लग रहा है? एक बार फिर से प्रश्न सुनो। क्षितिज कैसा लग रहा है? अब सबसे पहले तो तुम जान लो, अभी उस प्रश्न के उत्तर को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले जान लो क्षितिज किसे कहते हैं। ऐसे तो मैं एक्सप्लेन में, डिस्कशन में, पोएम डिस्कशन में मैंने इन सभी का अर्थ बताया ही था। फिर भी क्षितिज का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। चाहे तुम घर के अपने कमरे में के अंदर से देखोगे तो आसमान तुमको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो है मानो आसमान कहीं न कहीं धरती पे मिला हुआ है। या छत पे जाओगे तो थोड़ा और आकार में बड़ा दिखाई देगा, फिर भी वही दिखाई देगा कि जो है आसमान नीचे ढुलकता हुआ धरती को चूमने के लिए नीचे जा रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे चूमने शब्द का प्रयोग मैंने बताया है। जिस प्रकार से नायक और नायिका होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आसमान और धरती भी है। आसमान पुल्लिंग है और धरती स्त्रीलिंग है। इस कविता में, चूँकि ये कविता प्रतीकात्मक कविता है, इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल
शर्मा जी ने, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, शर्मा जी ने, सक्सेना ने मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति के अन्य उपादानों को मानव के रूप में चित्रित किया है। जैसे यहाँ पे मेघ, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब यहाँ पे मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, मेघ ये क्या भाई है, क्या है? तो यहाँ पे मेघ की उपमा या मेघ की तुलना कवि ने गांव में आए हुए अतिथि या पाहुना से किया है। जो शहर का पाहुना गांव में आता है तो बड़ा सज धज करके आता है। आज वही पाहुना धरती पे आ रहा है। मेघ रूपी पाहुना इस धरती रूपी अपने, अब तुम चाहे इसे ससुराल कह सकते हो या कुछ और भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मानवीकरण है, यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छे और व्यक्तिगत रिश्ते के लिए मेघ को पाहुना बनाया गया है। तो ध्यान देना, क्षितिज का मैंने बता दिया। क्षितिज बने वह स्थान जहाँ धरती और आसमान एक जैसे, एक तरह से मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज कैसा लग रहा है? क्षितिज बहुत ही सुंदर लग रहा है। ध्यान देना, क्षितिज बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्यों सुंदर लग रहा है? इसका कारण है मेघ पूर्ण रूप से बारिश करने के लिए तैयार हैं। जैसे कोई राजा विजय प्राप्त करने के लिए या विजय प्राप्ति के उद्देश्य से बाजे गाजे के साथ में आगे बढ़ता है, उसके आगे पीछे सैनिक रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मेघ रूपी अतिथि धरती पे बड़े ही सज धज कर, बन ठन कर, सज संवर कर उतरने जा रहा है। मेघ के बनने और ठन संवरने का मतलब है काले काले बादल हैं, घुघराले बादल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बादल हैं, जो पूर्ण रूप से यह संकेत करते हैं कि वर्षा निश्चित तौर पर धरती पे होगी। मेघों के आगमन से पूरा वातावरण शांत हो गया है। वातावरण ठंडा हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा एक बात मैं बोल सकता हूँ या बोलना चाहता हूँ कि चूँकि मेघ या बादल एक साल के बाद आते हैं, सारी धरती तृप्त थी, तप्त मने गर्मी से व्याकुल थी। आज मेघ के आने से धरती पे ठंडापन आ गया है। वह गर्मी आज उतनी नहीं लग रही है, बल्कि अब गर्मी लग रहा है कि भाग जाएगी। इसलिए वातावरण बड़ा ही सुंदर है। काले काले घुघराले बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। आकाश रूपी क्षितिज पर अंधेरा छाया हुआ है। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, और जब बिजली की तड़कने, बादल के गरजने का जब वातावरण ऐसा होता है तो इस तड़क भड़क से वातावरण बड़ा ही सुंदर हो जाता है। लोग अपने घरों में बैठ कर के या लोग अपने खिड़कियों से बादल के नज़ारा को देखते हैं। बादल के नज़ारा को देखते हैं कि वाह क्या बादल है, बादल ने किस प्रकार से प्रकृति के रूप को ही बदल दिया है। जो धरती तप्त थी, गर्म थी, अब वह धरती जो है शीतलता को प्राप्त करके वातावरण को शांत बना दी है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि गांठ खुल गई भरम की? ध्यान देना, कवि ने इसलिए ऐसा कहा कि गांठ खुल गई भरम की। भ्रम, भरम माने भ्रम होता है। ध्यान देना, वह यहाँ पे तद्भव शब्द है भरम। भरम इसका होगा, भ्रम होगा जो है, भ्रम माने संदेह होता है। तो अभी तक भ्रम था कि वर्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि वर्षा तो तभी होती है जब बादलों का आगमन होता है।
जब बादलों के आगमन के कोई संकेत न हो तो वर्षा होने का कोई मतलब ही नहीं है। सूखा वातावरण होता है और सूखा वातावरण बड़ा ही निरीह होता है। तो आज बादलों को देख करके ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से वर्षा होगी। बादलों का कौन सा रूप देख करके लग रहा है कि वर्षा होगी? काले काले बादल घूम रहे हैं, घुघराले बादल, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बादल धरती पे छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काले बादलों के आगमन से धरती पे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। बादल चूँकि जल से भरे हुए हैं, इसलिए बादलों के संपर्क में आने वाली जो हवाएं हैं वह हवाएं नमी से भर चुकी हैं, इसलिए वे हवाएं जो बह रही हैं धरती पे वह शीतल तथा सुगंधित लग रही हैं। वातावरण को छूने से, हवाओं के स्पर्श में आने से धरती पूर्ण रूप से अब यह प्रतीत होती है कि अब जो है बादल बरस पड़ेंगे और धरती की प्यास मिट जाएगी। तो इस तरह से कवि ने इसीलिए कहा है कि गांठ खुल गई भ्रम की, जो इतने दिनों से प्रत्यक्षित थी, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि बादल आएंगे, बारिश होंगे और बारिश के होने से धरती की प्यास बुझेगी, धरती शीतल होगी, धरती का वातावरण शांत हो जाएगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो आज ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए कवि कह रहा है कि अब गांठ खुल गई भ्रम की। जो भ्रम की गांठ बंद पड़ी हुई थी कि बादल कब आएंगे, नहीं आएंगे, धरती की प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी, वह निश्चिंत हो गया है कि अब बादल जो है धरती पे बरसात अवश्य करेंगे। तो इस तरह से कवि ने यह कह करके कि गांठ खुल गई भ्रम की, लोगों को बता दिया कि अब वर्षा होने वाली है धरती। बांध टूट झरझर मिलन के अश्रु ढरके से क्या तात्पर्य है? ध्यान देना, अभी मैंने तुम्हें बताया कि कविता प्रतीकात्मक है, मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे चित्रण किया हुआ है। बादल अतिथि के रूप में है, मेहमान के रूप में है, पुल्लिंग रूप में है और एक हीरो या नायक के रूप में है। ध्यान देना, धरती दुल्हन की तरह से है, नायिका की तरह से है। जिस प्रकार से पति और पत्नी के, नायक या नायिका के बहुत दिनों के बिछोह से, मतलब बहुत दिनों के बाद जब वह एक दूसरे से बहुत दिनों के लिए बिछुड़ जाते हैं तो दोनों के मन में दुख होता है, दोनों के मन में दुख होता है और एक दूसरे के प्रति संदेह भी होता है, प्रेम भी होता है। ध्यान देना, इस तरह से मन में बहुत सारी बातें छा जाती हैं। अगर नायक कहीं बाहर है, नायिका घर में है, तो सदैव नायक के विषय में ही सोचती रहती है। वहाँ पे उसके मन में संदेह भी होता है, पीड़ा भी होता है और प्रेम भी उत्पन्न होता है अपने हीरो के प्रति, अपने नायक के प्रति, अपने पति के प्रति। तो इस तरह से यहाँ भी धरती को संदेह था, धरती को काफ़ी संदेह था कि पता नहीं बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, बादल आएंगे या नहीं आएंगे। जिस प्रकार से अभी मैंने बताया कि कोई उत्सव आता है, जैसे अभी राखी का त्यौहार आने वाला है, अगर भाई बाहर हैं तो बहनें इंतज़ार करती हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर उसके भाई आएंगे और वह उनकी कलाइयों में राखी बांध करके अपने को धन्य समझेंगी, उन्हें उपहार मिलेगा। यह उनके मन में एक लालसा होती है। ठीक उसी प्रकार से पत्नी के मन में भी अपने पति के प्रति भावना होती है
आज धरती जो नायिका के रूप में है वह भी अपने नायक मेघ के प्रति यही आशा जगाए हुए थी कि आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। ये जो थी बात, अब वह उसका संदेह मिट चुका है, क्योंकि बादल धरती पे आ चुके हैं, बरसात होना शुरू हो गया है। और इस तरह से ध्यान देना कि उसके जो असमंजस या संदेह जो मैंने बताया भी था, वह संदेह अब दूर हो गया है। अब तो निश्चित हो गया है कि आसमान में घूमते हुए बादल जल अवश्य बरसेंगे, और इस तरह से उनके बांध झरझर करके टूट गया, उनका संदेह समाप्त हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बादल आएंगे और बरसात होगी। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा बात है, यहाँ पे भी जैसे मैंने तुमको बताया नायक और नायिका के मिलन की बात है, तो यहाँ भी जो है धरती और वर्षा के मिलन की बात है। तो इस तरह से बादलों के आने से, बादलों के आगमन से धरती को पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो है बारिश होगी, और बारिश होगी ही नहीं, बारिश शुरू हो गई है। और यह बारिश का शुरू होना मानो धरती को एक ढांढस मिल गया है, यह खुशी है। और वह जो है खुशी के आंसू निकल रहे हैं। किनके आंसू निकल रहे हैं? बादलों से गिरते हुए, झरझर करते हुए जो है जो जल बरस रहे हैं। उसी प्रकार बादलों से वर्षा रूपी जल फूट पड़े हैं, अश्रु रूपी जल फूट पड़े हैं। ध्यान देना, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ नायिका ही परेशान होती है, नायक भी वही सोचता है कि उसका मिलन उसकी नायिका से कब होगा। और आज धरती रूपी नायिका और आसमान रूपी नायक का मिलन अश्रु से हो रहा है, मानो दोनों के आंखों में आंसू गिर रहे हैं। और यह आंसू बादलों के मिलन से अश्रु बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यह वर्षा का जो पृथ्वी से मिलन है, यह मानो बादलों के प्रेमाश्रु हैं जो उसकी नायिका से मिल रहे हैं। तो अब जो है यही बात को कवि ने कहा है, यह वर्षा का पृथ्वी से शुभ मिलन है। अर्थात जैसे बहुत दिन के बाद किसी नायिका से नायक मिलता है और दोनों को मिलने से अश्रु बह पड़ते हैं या प्रेमाश्रु बह पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज धरती और आसमान के मिलन से जो बादलों का वर्षा है वही मानो अश्रु रूप में गिर रहे हैं, जो एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इसका, क्षितिज को अटारी क्यों कहा गया है? ध्यान देना, क्षितिज को अटारी क्यों कहा गया है? अटारी का मतलब होता है, ध्यान देना, गांव में पहले कोठा होता था, कच्चे घर होते थे, तो कच्चे घर में थोड़ा सा जो है जगह बना करके कोठा बना दिया जाता था और वहाँ पे अतिथि को रख दिया जाता था कि एक तरह सेफ रहेंगे। तो कोठा जैसे ऊंचाई पे होता है, अटारी का मतलब भी कोठा होता है। यहाँ पे क्षितिज भी जानते हो, क्षितिज ऊंचाई पे है, जो मैंने बताया आसमान। तो वह जो है चूँकि बादल ऊंचाई पे हैं, इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि क्षितिज को अटारी इसलिए कहा गया है क्योंकि मेघ रूपी मेहमान क्षितिज पर छाए हुए हैं। अर्थात जैसे किसी मेहमान को छत पर बने कमरे में ठहराया जाता है, उसी प्रकार क्षितिज रूपी अटारी पर छाए हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि ने क्षितिज को अटारी कहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आया होगा तो फिर तुम पूछ सकते हो, हम बता देंगे तुमको। दूसरी बात है, इम्पॉर्टेंट जो बात है तुमको, इसके पहला पार्ट मैंने बना दिया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे या नहीं सुने होंगे उस वीडियो को, तो
उसे देख लेंगे। उसका पार्ट 1 है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात नोट करना है कि जो भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ उसको तुम अपने कॉपी में नोट करते रहो, और एक्सरसाइज जो तुम्हारा वर्कबुक का है उसको भी करते रहना, क्योंकि जब कॉपी मांगा जाएगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में भी यह काम दे सकता है। तो यहीं पे मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए एक्सरसाइज को विराम देता हूँ और तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।